हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो डियर, आज का जो क्लास है हम लोगों का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, राजा और उनके राज्य। तो डियर, हम लोग ज्योग्राफी जो है ना ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है। और फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर, एक ही वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है सारा चैप्टर को, एक ही चैप्टर को पूरा कंप्लीट डिस्कस करना, क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी सीटेट के साथ साथ किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए हम लोगों को अभी से तैयारी करना है ताकि सीटेट के साथ साथ अन्य कंपटीशन के लिए भी ये जो है हम लोग के लिए यूजफुल हो, ठीक है ना। तो इसलिए एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं डियर। सॉरी अगर टाइम वेस्ट किए होंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो डियर, यहाँ पे जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा कि देखिए क्या होता था ना कि ऐसे लोग जो कि पहले राजा नहीं थे, तो वो राजा बनने के लिए यानी क्षेत्रीय नहीं थे, लेकिन वो क्षेत्रित्व को हासिल करने के लिए एक अनुष्ठान करता था। उस अनुष्ठान का नाम था हिरण्य गर्भ था, सोने का गर्भ। ये अनुष्ठान जो है ब्राह्मण की सहायता से ही संपन्न होता था, ठीक है। जैसे ही ये अनुष्ठान करते थे वो लोग जो है क्षत्रित्व प्राप्त कर लेते थे, ठीक है। क्लियर है, यानी जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे। मान लीजिए कोई दूसरे कोई आपका ब्राह्मण हो, कोई कुछ भी हो, ठीक है ना, दूसरे ई में जन्म लिए हो, तो वो क्षत्रिय नहीं थे जन्म से, तो वो क्या करते थे, ये अनुष्ठान करते थे। ऐसे ही कुछ ब्राह्मण थे जो कि अपना पेशा को छोड़ दिया और क्या किए ना, राजा बन गए। तो ऐसा कुछ राजा का नाम है जैसे कि कंदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरियर। ये एक ब्राह्मण थे, ठीक है। इन्होंने अपना जो है पेशा उसको छोड़ दिया और शस्त्र उठा लिया, और कर्नाटका और राजस्थान का जो है ये एक सफलता, राजस्थान में उन लोगों ने एक सफलतापूर्वक राज्य को स्थापित किया। क्लियर है, तो इसका नाम याद रख, तो इन ये चीज़ याद रखिएगा। तो डियर, इन लोगों ने अपनी उपलब्धि बहुत भारी भरकम उपलब्धि अपने आप को दे देते थे, जैसे कि महाधीराज, जिसको हम लोग राजाओं का राजा कहते थे, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसको हम लोग 3 भवनों का चक्रवर्ती कहते हैं, स्वामी कहते हैं, 3 भवनों का स्वामी कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई कोई राजा जो है अपने नाम के आगे ये सब जो है उपलब्धि डाल देते थे कि हम ये है वो है, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ तक, यहाँ से प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। तो देखिए प्रशस्तियाँ होता क्या, प्रशस्तियाँ वो चीज़ होती है ना जिसमें कि राजा के बारे में लिखा हुआ रहता है कि भाई राजा जो हम जैसे कि कोई भी राजा है, ठीक है, तो उसके बारे में हर चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि वो कितना बार युद्ध किया है, कितना बार जीता है, कितना बार लूटा है, उसके बारे में हर चीज़ रहता है, ठीक है। तो इस जरूरी नहीं है कि जो भी रहता है प्रशस्ति में वो हमेशा सही होता है, क्योंकि जो भी लिखा रहेगा हर कोई अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के ही लिखाना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि शासक मतलब कि हमको ये बताता है ना ये प्रशस्ति में कि शासक जो है अपने आप को कैसा दिखाना चाहता है, ठीक है। तो ये जो है आपका किसके द्वारा लिखा हुआ रहता था, तो ब्राह्मण के द्वारा ही लिखा हुआ रहता था, ठीक है। ब्राह्मण द्वारा ही जो है आपका लिखा हुआ रहता था या रचा जाता था। अब देखिए हम लोग जैसे कि एक नागभट्ट की उपलब्धियां के बारे में देखते हैं, उनकी प्रशस्ति के बारे में। जैसे कई शासकों ने परिस्थितियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया। अपने पिछले साल गुप्त शासक के हम लोग प्रशस्ति को भी देखें, तो ये जो है संस्कृत में लिखी गई है, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाया गया है। और ये जो है आपका प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा कि नागभट्ट का जो प्रशस्ति कहाँ पाया गया है, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाया गया है। किस में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। क्लियर है ना। तो इसी तरह आंध्र सिंधु को हम लोग सिंध कहते हैं, विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का एक हिस्सा है विदर्भ, और कलिंग जो है ना उड़ीसा का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखिएगा कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वो राजकुमार थे। देखिए जब वो राजकुमार थे तभी ये सब लोग हार गए थे। तो कहाँ कहाँ का, महाराष्ट्र का जिसको विदर्भ, ठीक है ना, कलिंग का उड़ीसा का एक हिस्सा, और क्या है आपका सेंधो जिसको सिंध का एक हिस्सा, ठीक है। तो ये लोग जब राजकुमार थे, सॉरी ये जब राजकुमार थे तभी ये लोग जो है हार गए थे उनके आगे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया, ठीक है। उन्होंने वंग जिसको बंगाल का हिस्सा कहते हैं, अनंत गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी और तुर्क
तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। तो एक बार ये आप नाम देख सकते हैं, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, एग्जेप्शन रिजर्वेशन स्टेटमेंट। तो इसके लिए ना हम लोग के लिए एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट पे नज़र रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर इस सबको नाम को अच्छे से देख लीजिए। देखिए, वैंग को बंगाल का हिस्सा कहते हैं, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश हो गया, किरात वनवासी हो गया, और तुर्क हो गया। वत्स या मत्स्य, ठीक है, ये उत्तर भारत का राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राजा लोग जो है ब्राह्मण को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, और ये त्राम पत्र पर अविलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। देखिए, ब्राह्मण को जो भूमि जो अनुदान दिया जाता था ना, तो ये सब भी जो है ये भी लिखा हुआ रहता था ताम पत्र में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये जो है आपका थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा गया है, और ये एक ताम पत्र है, और जिसमें 9वीं सदी में क्या हुआ था कि 9वीं सदी में एक शासक जो थे, एक भूमि जो अनुदान दिए थे एक ब्राह्मण को, तो उसके बारे में ये लिखा गया है, ठीक है ना, क्लियर है। यानी भूमि जो आपका राजा एक ब्राह्मण को अनुदान देता था, तो उसका भी जो है प्रमाण जो है वो आपका ताम्रपत्र में रहता था, ठीक है। अब भूमि के साथ साथ वो क्या देता था, ठीक है, जैसे हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिह्नित कर दिया है, और इस भूमि पर ये चीज़ें हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं तो चारों ओर घेरा दे देते ना कि भाई ये मेरा ज़मीन है, यहाँ से यहाँ तक, इस ज़मीन को कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या करते थे, मिट्टी के चारों ओर जो है ये दिए या मतलब कि बाउंड्री देता था, या कांटेदार झाड़ी लगा दिया जाता था, और इसको एक तरह से चिन्ह दे दिया जाता था कि ये भूमि जो है हम दे चुके हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ है, तो जैसे कि फलदार वृक्ष रहता था, पत्ती रहता था, भूमि रहता था, और कुआं रहता था, फिर पाड़ागाह रहता था, चारागाह रहता था, गांव रहता था, बापी रहता था, चबूतरे रहता था, नहरें रहता था, नदियाँ रहता था, ठीक है। तो ये सब हर चीज़ें जो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे मिल मतलब रहता था उस भूमि में। जिसे ये भूमि मिलती वो इससे कर वसूली कर सकता है, और वो न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है, ठीक है। पान के पत्तों पर देखिए, अब किस किस पे कर जो है लगता था, जैसे पान के पत्तों पर कर लगता था, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला वसूल, और वो पक्की ईंटें के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता था, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता था, और उससे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो, लेक में सिंचाई, ठीक है। तो ये क्लियर है क्या क्या आपको भूमि के साथ मिलता था। देखिए, 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, ठीक है। तो 12वीं शताब्दी में क्या है, हम लोगों को कश्मीर पर शासन करने वाला इतिहास का काव्य मिला है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, कल्हन नामक। देखिए, कल्हन नामक एक रचनाकार जो है इसको रचा है। तो कल्हान ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए किस किस का प्रयोग किया, जैसे शिलालेख देखा, दस्तावेज देखा, प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णन, मतलब प्रत्यक्ष दर्शी जो उसके बारे में वर्णन कर रहा है कि भाई देखो ये चीज़ ऐसा था वैसा था, हम किसी के बारे में पूछ रहे, वो बता रहा है, फिर उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। और पहले के इतिहासकार समेत अनेक तरह के स्रोतों, और फिर पहले के जो इतिहासकार लिख के गए थे उसके बारे में, उसका भी वो मतलब उपयोग किया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्रोत का वो इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वो अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी की के लिए ये असाधारण ग्रंथ था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डियर। नेक्स्ट हम लोग का धन के लिए युद्ध। अब जैसे कि आपको पता है युद्ध तो होता था, तो युद्ध किस लिए होता था, तो युद्ध जब होता था तो उसमें क्या होता था कि हम लोग राजा लोग जो है दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे और वहाँ का वो धन लूटते थे, ठीक है, यही होता था, ठीक है। तो जैसे कि गंगा घाटी में कन्नौज जो नगर, गंगा घाटी में, तो याद रखिएगा गंगा घाटी में कौन सा नगर है, कन्नौज नगर है, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक, देख लीजिए
जो आपका गंगा नदी में कन्नौज है, इसमें कौन कौन शामिल थे? गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश, ये तीनों जो थे ना, ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, आपस में लड़ते रहते थे उस पर नियंत्रण करने के लिए। तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट, पालवंश, गुज्जर, कहाँ? तो गंगा का कन्नौज में, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इनकी जो लड़ाई थी ना, बहुत ही लंबे समय तक चल रही थी। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर फिर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। देखिए, ये लोग जो है बड़े बड़े मंदिर का भी निर्माण करते थे, इसलिए ज़्यादा नज़र तक मंदिर पे होता था, क्योंकि मंदिर में बहुत चढ़ावा चढ़ता था ना, तो इसलिए वो लोग जो है मंदिर को ही अपना निशाना बनाते थे, ठीक है। और जब एक दूसरे को आक्रमण करते थे तो किसको निशाना बनाते थे? तो मंदिर को निशाना बनाते थे। इसी तरह एक है आपका राजा, ये अफगानिस्तान के गजनी का महमूद, ये एक ऐसा शासक था ना जिसका नज़र सिर्फ मंदिर पे था, ठीक है। और ये जो है 17 बार जो है हमला किया था। उसका निशाना कहाँ था? तो संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल था। क्लियर है ना? तो इसका नाम याद रखिएगा कि किसने जो है 17 बार केवल मंदिर पे ही जो है मतलब आक्रमण करवाया था, और इसका निशाना बार बार मंदिर पर था। और कौन सा मंदिर था? तो संपन्न मंदिर, और जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। और ये है अफगानिस्तान के गजनी का महमूद, ठीक है। तो महमूद जो धन उठा ले गया, उसका अधिकतर पैसा वो वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया था। ये भी याद रखिएगा कि जो ये लूट में जो पैसा उठाया वो कहाँ खर्च किया? तो वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया था, ठीक है ना। तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान। देखिए, एक जो युद्ध करते थे उन राजा में एक था आपका चहमान, जिसको हम लोग चौहान के नाम से जानते थे, और वह दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करता था, ठीक है। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र, देख लीजिए कहाँ इसका नियंत्रण क्षेत्र था? पश्चिम और पूर्व की ओर, ठीक है, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर। अब इसको किससे किससे टक्कर लेना पड़ता था? तो गुजरात के चालुक्य से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से, ठीक है, इन दोनों से जो है टक्कर लेनी पड़ती थी। तो चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, इनका देख लीजिए 1168 से लेकर 1192 ये इसका शासन काल है, ठीक है, जिसमें किसका? पृथ्वीराज तृतीय का शासन काल है, जिसमें सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 191 ईस्वी में हराया, लेकिन दूसरी बार जो है 192 में वो उसके हाथ से हार गया था, ठीक है। तो सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान। तो यहाँ पे एक एक लाइन हम उम्मीद करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी अभी हिस्ट्री में क्या है ना, हिस्ट्री का एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए हिस्ट्री का किसी भी पॉइंट को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। अगर आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे डियर, तो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए एक क्या 2-3 बार हमें पढ़ के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो डियर, आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, एक ही दिन में जो है हम इसका एक चैप्टर का तीनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे, और जल्द से जल्द जो है हम हिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। एक चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपको कोई भी क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।